बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूख उड़ाइच। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे जो अहम मौजू है इस वक्त पीका तरमीमी एक्ट 2016 में ये लाया जाता है। अब इसमें तरमीम क्या है और इस पे इशू क्या है। पार्लिमान से सहाफ़ियों ने वॉकआउट भी किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर एहतजाजी सदा भी बुलंद की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धीमे सुरों में एहतजाज तो किया लेकिन इसी के हक में वोट भी किया। अब ये फ़िलहाल ये मामला मौखर हो गया है, लेकिन असल में ये मामला है क्या था। और मीडिया के ऊपर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तनकीद की कि शायद मीडिया आज़ाद नहीं है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ सदर CPN इरशाद अहमद आरिफ साहब भी मौजूद होंगे, PFUJ के जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी साहब भी मौजूद होंगे, और आगे चल के हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से, अतर काज़मी साहब से कि मुज़ाकरात चल रहे हैं या ख़त्म हो गए हैं या कोई इम्कानात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मुश्किलात जो है सियासी बातचीत से हल करेगी या कैसे जाके इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ सदर CPN इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। मैं इरशाद आरिफ साहब आपसे बात का आगाज़ करूँगा कि ये क्या है, इस उजलत पे एतराज़ है, इसको आपने देखा क्या है पीका तरमीमी एक्ट? पहले तो ये ज़रा सामने रखिएगा। पहली बात तो ये है कि हमें पीका एक्ट पर जो 16 में मंजूर हुआ था उस वक्त भी एतराज़ात थे, आज भी एतराज़ात हैं। और ये बदकिस्मती की बात है कि पहले भी ये मुस्लिम लीग की हुकूमत के दौर में अनवर रहमान साहबा ने मुतारफ़ कराया था, उस वक्त भी तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने शोर मचाया था कि आप हमारे लिए, अपने लिए, जमहूरियत के लिए और मीडिया के लिए, आज़ादी इजहार के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। लेकिन ना उस वक्त एहसास किया गया, और जब इमरान खान साहब के दौर में 2022 में एक तरमीम लाई गई इसी एक्ट में, तो उस वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग के बाकी लीडरान कराम, पीपल्स पार्टी के लीडरान कराम ने मीडिया का साथ दिया था, इसको काला कानून करार दिया था। मुझे याद है कि हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी का वफ़द जो है आपसे बतौर अपोजिशन लीडर जब लाहौर में मिला था तो उन्होंने मेज़ पर मुक्का मारते हुए ये कहा था कि हम इसको मंजूर नहीं होने देंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। और जब PMDA एक और काला कानून ख्वाजा साहब की वजारत लाना चाह रही थी तो उसमें भी हमारे साथ इजहार यकजहती किया गया था। लेकिन और जब वज़ीर आज़म बन गए मियां शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त CPND की स्टैंडिंग कमेटी ने इनसे मुलाकात की कि अब आप खुद हुकूमत में आ गए हैं, ना सिर्फ वो तरमीम ख़त्म करें कि बल्कि पीका एक्ट में जो बाकी काबिल एतराज़ शिक्के हैं वो भी आप ख़त्म करें। उन्होंने हिदायत की थी, उनको याद होगा, मरियम औरंगज़ेब साहबा को कि आप आज़म नज़ीर तारड़ से कहें कि वो एक्ट मेरे सामने पेश करें, उसमें बाकी काबिल एतराज़ चीज़ें ख़त्म की जाएँ। और ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो जूं का तू रहा। और अब उसमें मज़ीद ऐसी तरामीम की गई हैं जिसकी वजह से आप हथकड़ियाँ भी लगाएंगे, सहाफ़ियों को 20 लाख रुपए जुर्माना भी करेंगे। और एक शेक ये है कि जिस शख्स को सज़ा हो जाए आप उसका अगर नाम लेंगे अपनी किसी विलाग में, अपनी किसी प्रोग्राम में, आप अपनी तहरीर में, उस पर भी आपको सज़ा मिलेगी। तो बहुत सारे काबिल एतराज़ पहलू हैं, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा एतराज़ ये है जो सारी कम्युनिटी को है, वो ये है कि हमसे मुशावरत करना पसंद नहीं किया गया। यानी परसों जब आपने इसको टेबल करने के लिए हिस्सा बनाया असम्बली को, वज़ीर आज़म के साथ PBA की एक मीटिंग थी, उसमें काज़िम खान साहब जो CPNA के साबिक़ सदर हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया कि आपने फिर बग़ैर मुशावरत के ये बिल पेश मंजूर करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने फौरी तौर पर हिदायत की इनसे मुशावरत की जाए। कल तय हुआ कि आज एक मीटिंग होगी जिसमें मुशावरत की जाएगी, और थोड़ी देर के बाद पता चला कि कौमी असम्बली ने उसको मंजूर भी कर लिया है। अब आज अताउल्लाह तारड़ साहब ने PFUJ से, CPNE से, PNS PBA से, MN से रब्ता किया है और एक मीटिंग अरेंज हो रही है। लेकिन कौमी असम्बली में जब ये मंजूर किया गया है तो किसी से मशवरा नहीं किया गया। ये काला कानून है और जमहूरियत के मुनाफी है, ये आइन के मुनाफी है, और आज़ादी इजहार का जो बुनियादी हक है शहरियों का और सहाफ़ियों का, उससे महरूम किया जा रहा है। जी ठीक है अरशद साहब। अरशद अंसारी साहब, क्या ये जिस तरह से
शाह साहब भी कह रहे थे कि पहले भी मुस्लिम लीग के दौर में आया, आज भी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, और इसके ऊपर यानी जिस तरह से आप पहले हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी कि मुशावरत बिल्कुल नहीं हुई। आपने कहा कि बस बताया गया और आनन फानन फिर सामने भी मामला आ गया, टीवी पे मीडिया पे आ गया। शुक्रिया सबसे पहले विधायक साहब आपका। देखें, शाहद आरिफ साहब ने जो बात की है, बात तो यही है कि आपने जब ये तरमीमी बिल जो 2016 है पैका एक्ट, ये एक्चुअली मुस्लिम लीग नून का ही चाइल्ड बेबी है। उसके बाद जब 2022 में मरियम शाह साहब ने सही कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि ये नहीं होगा, और ये 2022 में मोहतरमा मरियम और ज़ेब साहबा ने इस पे ये कहा था कि ड्रैकोनियन लॉ है, ये किसी सूरत भी हम बर्दाश्त नहीं करते। उस वक्त ये हमारे जब हमने कैंप्स लगाए तो ये हमारे कैंपों में आके भी तकरीर करते थे, तकरीर करती भी थी। इनकी मुस्लिम लीग, ना सिर्फ मुस्लिम लीग की लीडरशिप बल्कि इस हमारे कैंप में बिलावल जरदारी भुट्टो साहब भी तशरीफ़ लाए थे इस्लामाबाद में, और मौलाना फजल रहमान साहब आए थे कि ये हम आपके साथ हैं, हम किसी सूरत भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो दावेदार है ना जमहूरियत की सबसे बड़ी, तो ये सारे दावेदार होते हैं जब ये अपोजिशन में होते हैं। ये ट्रेजरी बेंच पे आके इनको प्राइम मिनिस्ट्री चढ़ जाती है, इनको चीफ मिनिस्ट्री चढ़ जाती है। और अब चूँकि पीपल्स पार्टी ने, चूँकि ये पीपल्स पार्टी, MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये सारी जो उनकी अलाइस जमातें हैं मुस्लिम लीग की इस हुकूमत में, वो ये बिल आनन फानन इसलिए हुआ कि अतात आर्डर साहब ने ये हमें कहा इस पीका ऑर्डिनेंस लाने से पहले कि ना सिर्फ आपसे तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी बल्कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी करेंगे। लेकिन रैस साहब इन्होंने कुछ नहीं किया। कल 1:17 पे हमें एक कॉल आती है कि आपकी ज़ूम मीटिंग है 2 बजे। जब ज़ूम मीटिंग है, हमने कहा किस चीज़ की ज़ूम मीटिंग है? उन्होंने कहा जी ये पीका एक्ट जो है हमने आपसे मुशावरत करनी है, आपने ये तयशुदा था कि कल नेशनल असम्बली ने इसको पास करना है। तो 1:50 पे PIO मुबशर साहब उन्होंने ये बिल भेजा। अब मुझे ये बताएं कि वो इतना बड़ा बिल 10 मिनट में हम कैसे पढ़ते? इन्होंने ये तय किया था कि कौमी असम्बली से इसको आज पास कराना है और उन्होंने वो कराया 3 बजे। बड़ी मुमासलत है वैसे अंसारी साहब, मेरे ख्याल पंजाब जो डेफेमेशन बिल था पंजाब में भी इसी तरह से कोई मंजर नहीं आया था। देखें, पंजाब में जो पंजाब में डेफेमेशन बिल आया था उस पर भी हमें बुलाया गया और सेम डे बुलाया गया। ये शाह साहब सब हम बैठे थे तो एकदम आनन फानन वो भी ख़त्म हुआ। तो स्पीकर साहब ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे CM ने बुला लिया। वो मीटिंग ख़त्म हुई 3-4 बजे वो भी पास हो गया। देखें, उस पर मैं मतलब बतौर सेक्रेटरी जनरल PFUJ, CPNE, APNS, PBA सब लोग गए। मैं और अमेंड के सेक्रेटरी हमारे हाफिज तारिक साहब, हम हाई कोर्ट में गए। आज तक वो हाई कोर्ट में हैं। देखें, हो ये रहा है कि अब इसको सेनेट में लेके जाना है, ऐवान बाला में। ऐवान बाला में जब अब लेके जाएंगे, आज इन्होंने टेबल करना था। अब हमें ये कहा गया कि चूँकि हम इसको 4 दिन 3 दिन के लिए मौखर करते हैं। यही बात आपने 2 रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब PBA मिला, शहबाज शरीफ साहब से ये बात हुई और शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जी बिल्कुल आप इनको 3-4 दिन दें, मुशावरत करें और बिल बैठ के फिर इसको टेबल करें। तो अब भी दोबारा वही कुछ करना पड़ा जो पहले अगर किया जाता तो शायद ये नौबत ना आती, वॉकआउट ना होता, सहाफ़ती तंजीमें एहतजाज ना करती। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर ये कल इसको मौखर कर देते 4 दिन के लिए और जैक से ये बैठ जाते, आज भी तो उन्होंने पैगाम आए हैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के कि जी हम फौरी बैठना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये बिल ऐवान बाला में जाएगा वड़ैत साहब मंगल के रोज़, ठीक है, और शायद मुशावरत के बाद जाएगा। लेकिन एकदम तो मुशावरत नहीं होती। हमने भी अपनी लीगल टीम से पूछना है, अपनी लीगल टीम के सामने वो बिल रखेंगे। जैसा जॉइंट एक्शन कमेटी जो डिसीजन करेगी वो होगा। लेकिन अगर ये आनन फानन दोबारा ऐवान बाला से पास कराया गया तो फिर हमारे पास सड़कें भी हैं, एहतजाज भी है, फिर हमारे साथ तमाम पार्टीज़ भी हैं। आज भी KP असम्बली ने इसको रद्द किया, ना सिर्फ रद्द किया बल्कि वहाँ पे बट हुआ, वहाँ पे पूरे तकारीर हुई। मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ भी आप मुशावरत से करेंगे वो बेहतर होगी। लेकिन जैसा शाह साहब ने फरमाया कि ये आज़ादी इज़हार के ख़िलाफ़ है, ये शहरी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। हम किसी किस्म का ऐसा ड्रैकोनियन बिल जो इन्हीं की लैंग्वेज है हम कतन तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपनी जद्दोजहद है वो जारी रखेंगे। शाह साहब, ये आज ख्वाजा आसिफ साहब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी ज़ादी सहाफ़ी बड़ा शोर मचा रहे हैं, मैं मलिक रियाज का नाम लेता हूँ, नाम काट दिया जाता है।
तो अब तो खैर मेरे सामने अरशद अंसारी साहब भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, अब इतने बड़े जो फोरम हैं उनको लीड कर रहे हैं। ये भी शिकवा है, उन्होंने कहा आप आज़ादी सहाफ़त अपने मकासद में बस ले आते हैं। जब मैं बात कर रहा था एक शख्सियत के बारे में बात की है और चैनल जो हैं उसको चला ही नहीं पाते, ये भी एक उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है। अब मैं तो अपने चैनल के बारे में और अपने अखबार के बारे में बात कर सकता हूं कि हमारे तो अखबार में भी फ्रंट पेज पे खबर छपी है, चैनल्स ने भी जो मेन हमारे प्राइम टाइम है उसमें खबरनामे में खबर चली है। तो मैं तो नहीं कह सकता ऐसी बात, और हमारे किसी एंकर ने भी नाम लिया है तो कोई बीप नहीं लगा। तो बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किसी शख्सियत के हो, किसी पार्टी के बारे में हो, ये हुकूमत ही पाबंदियां लगाती है, हुकूमत ही वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस्तेमाल होता है मीडिया के ख़िलाफ़। और जब इनको शिकायत पैदा होती है, आज़ादी इजहार याद आती है, उस वक्त याद आती है जब ये किसी अपने मुखालिफ से इंतकाम लेना चाहते हूँ या अपने किसी मुखालिफ को निशाना बनाना चाहते हूँ। अगर एक फेयर एंड फ्री एटमॉस्फेयर हो तो कौन सा चैनल नहीं चाहेगा कि जो लोग सुनना चाहते हैं, जिसका नाम सुनना चाहते हैं, वो ना चलाएं या उस पर बीप लगाएं या उसको रुकावट डालें। ये हुकूमत की जो जिम्मेदारी होती है, हुकूमत एक रेगुलेटरी इदारा होता है जिसने आइन की मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद करना भी होता है, कराना भी होता है। और मीडिया के पास ना तोप होती है, मीडिया के पास ना कोई हथियार होते हैं, मीडिया के पास होते हैं कानून की ताकत, आइन की ताकत, पार्लियामेंट की ताकत। लेकिन अगर आइन, कानून और पार्लियामेंट को मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए और वो हुकूमत कर रही हो तो मीडिया बेबस हो जाता है। अच्छा साहब, मुझे आपकी बात काट रहा हूं, मुझे इसी से एक बात याद आ गई है। कर रहे हैं ना, हम तो एतराज, जब मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पे पाबंदी लगी थी, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि मैं कम से कम मेरा अखबार और मेरा मीडिया चैनल पे किसी किस्म की कोई पाबंदी हमने कबूल नहीं की थी। हम लीड भी लगाते थे, खबर मुनासिब अंदाज में लगाते। उस वक्त भी ये बात गलत थी, आज भी ये गलत है। ख्वाजा साहब को ये शिकायत करने की बजाय, ख्वाजा साहब तो हुकूमत में हैं, वो ऑर्डर करें, मीडिया से कहें कि जी आप किसी के नाम पे बीप नहीं लगाएंगे। कैसे हो सकता है? हुकूमत तो सबसे बड़ी एक स्टेक होल्डर है ना मीडिया की, कि मीडिया को उसने इश्तिहारात भी देने होते हैं, उसने कवानीन का निफाज भी करना होता है। तो वो जिन मीडिया हाउस पे ऐसी कोई पाबंदी है वो उसको ख़त्म कराएं। वैसे शाह साहब, आपने कहीं पे देखा कोई रिटर्न ऑर्डर आया था बानी पीटीआई के हवाले से भी, उनका नाम लेना है या उनकी तस्वीर चलेगी या नहीं, अखबारात के लिए, चैनल्स के लिए, आपकी नज़र से गुजरा कुछ ऐसा? ये मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं और आप ही इस हवाले से बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं तो इमरान खान कह रहा हूँ, आप बानी पीटीआई कह रहे हैं। नहीं, मैं तो बानी पीटीआई या इमरान खान दोनों, मैं तो उनको मुखातिब करने का अंदाज है मेरा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं फिर इमरान खान कह देता हूँ, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब कोई तहरीरी ऑर्डर तो नहीं आया कहीं से? नहीं, तहरीरी ऑर्डर तो मलिक रियाज का भी नहीं आया किसी अच्छा, और ये भी बता दें कि उस वक्त सहाफ़ी गए थे, बल्कि अंसारी साहब से भी मैं पूछूंगा कि नवाज शरीफ साहब का नाम लेने पर पाबंदी जब थी तो शायद अभी भी कोई सहाफ़ी गए हैं कहीं पे कोर्ट वगैरह में, और उस वक्त कौन गए थे? मैं एक तालिब इल्म के तौर पे अपने 2 सहाफ़ती रहनुमाओं से और सीनियर सहाफ़ियों से पूछ रहा हूँ। देखें, मलिक रियाज साहब, मियां नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी कोर्ट ने लगाई थी जी। उसके बावजूद भी जिन मीडिया हाउसेज ने उनका नाम लिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी ने ये नहीं कहा कि जी कोर्ट का ऑर्डर है, आप इस पर क्यों नहीं हो सकते। तो अब जो बात तो हो रही है ना ख्वाजा आसिफ साहब की, ख्वाजा आसिफ साहब इस मुल्क के वज़ीर दिफा हैं। वो उस अपने महकमे के बारे में, अपने इदारे के बारे में कम बोलते हैं, दूसरे मौज़ूआत पर ज़्यादा बोलते हैं। उन्हें जहां उनको ये शिकायत है वहां उन मालकान से या उस इदारे से बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि जी ये किस चीज़ की पाबंदी है, क्यों पाबंदी है, मेरे बयान पर बीप कौन लगा रहा है। मैं तो एक उसूली सी बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कानून के अंदर शामिल किया गया है, ये बिल्कुल गलत शामिल किया गया है, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। अरशद अंसारी साहब, आप मुतालबा करते हैं सेक्रेटरी जनरल PFUJ के तौर पे कि अगर पाकिस्तान में किसी का नाम लेने पर पाबंदी लगाई जाती है
तो यार ये कोई मुनासिब नहीं है, चाहे वो सियासी रहनुमा हो, चाहे वो मलिक रियाज साहब का हम बात कर रहे हैं या खान साहब की बात कर रहे हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब पर या किसी पर, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं तो आपकी मेरा ख्याल जमहूरी हुकूमतों में तो पाबंदियों की बात ही नहीं होनी चाहिए, वो खा इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो या कोई भी हो खा। ठीक है, लेकिन आप चूँकि आप को पता है, जैसे शाह साहब ने कहा, मेरा ख्याल है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये नाम की बंदिशें कहाँ से आती हैं, ये बिल किधर से टेबल होते हैं और ये कुछ कहाँ से चलता है, इसमें रिटर्न कुछ नहीं होता। और ख्वाजा साहब की बात रह गई तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि वो अपने वज़ीर दफ़ा हैं, लेकिन उन्हें याद होना चाहिए नैब की जेल, रिमांड, कंबल, वो तब बड़े चीखते थे और ये दोबारा उन्होंने उधर ही पहुँचना है और वो कंबल दोबारा तैयार करें, वो अपनी बात करें। आज़ादी सहाफ़त की बात वो ना करें, ना उन्हें आज़ादी सहाफ़त का पता है, ना उन्हें इल्म है, ना वो जानते हैं कि शहरी आज़ादियाँ क्या होती हैं। आप इतने पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको ये बात करते अच्छी लगती नहीं। आप सोचें कि ये सियासत नहीं, इस मुल्क में सर्कस है, तो इस सर्कस में दोबारा आपने चले जाना है, तो आप सोचें कल कोटला जेल में होना क्या है, वो सोचें। आप हमें रहने दें, हम स्टेक होल्डर हैं। ये पीका ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, उसकी तरमीम की बात हो रही है, और भाई ये खुद आप ही ने बनाया था ख्वाजा साहब। और वो बार बार कह रहे हैं कि मीडिया बराबर का शरीक है, ये जो मलिक रियाज साहब के जुराइम है उसमें मीडिया बराबर का शरीक है। देखिए, मलिक रियाज का नाम सब ने चलाया, सब ने चलाया, अब भी रोज उसके रेड वारंट जा रहे हैं, तो सब चला रहे हैं। टिकर मैं भी देख रहा हूँ, हर टीवी चला रहा है कि उनको लाने के लिए उनके रेड वारंट चला रही है। रेड वारंट के लिए FIA दुबई हुकूमतों से या जहाँ भी वो हैं। तो आप कह रहे हैं ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, मीडिया को कोई किसी का नहीं है, जो बात हो रही है मीडिया चला रहा है। देखिए, मीडिया को दिलेरी से चलाना चाहिए, कोई पाबंदियां नहीं है, पाबंदियां जहाँ से होती हैं आपको पता है। ठीक है, देखिए खुल के बात फिर यहाँ होगी तो फिर आपके चैनल को मसला बढ़ेगा। बात यह है कि ये ऐसी कोई लिखी पड़ी पाबंदी तो नहीं है, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। वरैस साहब आप जो कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं पीका की। जी ठीक तो है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें अब जो टेबल बिल होना है, तो जो कुछ आपने आज करना है, कल करना है, तो आप ये 4 दिन पहले कर लेते। प्राइम मिनिस्टर की बात में मैं यहाँ जरूर आपके प्रोग्राम में कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर की बात भी नहीं मानी गई। प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानी गई जी, ये PBA गई है। आप PBA में जो लोग उस शिरका थे उस मीटिंग में, उनसे पूछे, काज़म खान से साहब, पूछे। ये किसकी जरूरत हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात नहीं मानने की? ये देखें, जब एक कमेटी बनती है मुज़ाकराती, उसमें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब हैं, इरफान सिद्दीकी साहब पार्लियामान लीडर हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं। वो वादा करते हैं कि जो PTI की मुज़ाकराती टीम है उसकी मुलाकात कराई जाएगी उनके लीडर से, इमरान खान से। और अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट इतना ताकतवर है कि वो उस हुकूमत की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, वो 1 हफ्ते तक मुलाकात नहीं कराता। तो आप खुद समझ लें कि जिस हुकूमत की हालत ये हो कि सुपरिटेंडेंट जेल भी उनके अहकामात ना मानता हो, तो फिर कोई और मानेगा। लेकिन मैं ख्वाजा साहब के हवाले से मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि ख्वाजा साहब असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये बयान दे रहे हैं। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बेसिकली वो पीका एक्ट से जो तरमीम हुई है, गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी, उससे तवज्जो हटाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये कोई इस वक्त इशू नहीं है मलिक रियाज का या उसके नाम का। इशू इस वक्त ये है कि आपने जो तरमीम की है वो मीडिया पर पाबंदी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल है, जो हमारा प्रिंट मीडिया शामिल है, डिजिटल मीडिया शामिल है। आप पाबंदियों को इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर हमारा कोई इदारा, हमारा कोई अखबार, हमारा कोई चैनल किसी सतह पे कमज़ोरी का मुजाहरा करता है, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हुकूमत को ये सर्टिफिकेट मिल गया है कि वो जनाब पाबंदियां लगाती रहे, क्योंकि ये खुद भी तो पाबंदियां कबूल करते हैं। भाई, आपने आइन के मुताबिक चलना है, कानून के मुताबिक चलना है, किसी चैनल की पॉलिसी के मुताबिक नहीं चलना या उसकी कमजोरी को अपनी ताकत नहीं बनाना। तो अरशद अंसारी साहब ने तो कहा है कि अगर ये नहीं होता इस तरह से जिस तरह से हम चाह रहे हैं, मुशावरत हो, हमारी राय के बगैर अगर ये कोशिश होती है, तो फिर सड़कें हाजिर हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी का आप भी हिस्सा हैं। शाद साहब, आपका मैं आखिरी कमेंट चाहूँगा कि अगर ये आपकी जिस तरह आप चाहते हैं कि मुशावरत हो, राय उसमें शामिल की जाए, नहीं होता ऐसे, तो फिर क्या करेंगे?
देखिए, पहली बात तो यह है कि हम ना पार्लियामेंट के कानून साजी के हक को तस्लीम करने से इनकार करते हैं, ना मुशावरत से इनकार करते हैं। लेकिन अगर ये बगैर मुशावरत के और मुशावरत के बाद भी एकतरफा तौर पर गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी अंदाज अख्तियार करते हैं, तो अदालतें भी खुली हैं। जहाँ तक अदालतों के इख्तियारात हैं, बेचारे वो भी तो मजबूर हैं। 26वीं आइनी तरमीम, हम अदालतों का रुख भी करेंगे, सड़कों का रुख भी करेंगे, और भी जो हमसे हो पड़ेगा हम करेंगे। ये तो हम देखें ना, अयूब खान के दौर से मीडिया लड़ाई लड़ रहा है। हम तो मीडिया वो है जो अपनी लड़ाई भी लड़ता है, और सियासतदानों की, जब ये बेचारे जेलों में होते हैं या जलावतन होते हैं, रजाकाराना जलावतनी इख्तियार कर लेते हैं, उस वक्त मीडिया ही तो इनका केस लड़ रहा होता है। मीडिया तो हमेशा लड़ता है, अब भी लड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका शाद अहमद आरिफ साहब, अरशद अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात सिर्फ इतनी सी है जो हमारे पार्टी स्टूडेंट्स भी कह रहे थे कि ये वही दोस्त जब हुकूमत में आते हैं तो उनका रवैया और अंदाज़ बदल जाता है, और जब अपोजिशन में होते हैं तो हमारे कैंप्स में आते हैं, आज़ादी सहाफ़त के नारे भी लगाते हैं, तकारीर भी करते हैं, लेकिन जिस लम्हे वो वज़ीर बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, तो उनका सोचने का अंदाज़ यकसर क्यों बदल जाता है। अगर ऐसा हुआ तो आपने सुन लिया कि क्या होगा। प्रोग्राम के अगले हिस्से में सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, क्या इससे आगे बात होगी या नहीं होगी, इसी पे बात करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब मौजूद होंगे, और मुज़ाकरात की जो भी अपडेट है इस वक्त कहाँ पर पहुँची है, ये जो हंडिया पक रही थी इसका क्या अंजाम हुआ है। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उजलत में तो फैसला नहीं किया गया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त मुज़ाकरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, इस तरह है, एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हम लोगों ने जो अपनी 2 डिमांड्स दी थी, हमारी इससे पहले 2 या 3 डिमांड्स थी, और वो हम लोगों ने उसको फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान हमने उनको साइड पे करके अपनी अना को, अपने जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है उसको साइड पे रख के हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए एक मुज़ाकरात की थे कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए और उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। उसमें हमारा सिर्फ ये था कि एक जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करो। हमने ये नहीं कहा उनके खिलाफ केस खत्म करो, जैसे आप लोगों ने अपने केसेस ख़त्म किए। फिर उसके बाद हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि हमने 9 मई में हम लोगों ने कोई ऐसी वैसी बातें की हैं, और जो बेसिकली इल्ज़ाम है, हमने कहा है कि उस इल्ज़ाम को ख़त्म करने के लिए जो बेहतरीन तरीका है वो एक जुडिशल कमीशन है, और उसमें अगर आप देखा जाए तो आप बेसिकली CCTV के फुटेज निकाल के देख लें। अगर डॉक्टर हुमायूं ने कहीं तोड़-फोड़ की, आप सज़ा दें, हम माफ़ी भी मांगेंगे। अगर तोड़-फोड़ नहीं की तो फिर आप सज़ा मत दें, फिर आप इनको बरी कर दें। दैट इज़ व्हाट वी आस्क। नंबर 2, 26 नवंबर को हमारे लिहाज से एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। पाकिस्तान में पहली मर्तबा अपनी ही आवाम के ऊपर गोलियां चलाई गई। अगर कोई कहते हैं कि इस तरह नहीं हुआ तो वो झूठ बोलते हैं। अगर कोई कहते हैं कि उनके पास इस तरह के कोई नाम नहीं है तो वो भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा तो मोहम्मद इलियास औरंगज़ई शहीद कोहाट, इमरान अब्बासी हरीपुर, अब्दुल कादिर शहीद एबटाबाद, अच्छा जिनमें से चंद एक की बाज़ लीडरान ने खुद तस्दीक की है, जैसे अनीस सत्ती साहब हैं, कोटली सैयदा मरी से है, इसमें शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा हुआ है, ऑन एयर कहा हुआ है कि हाँ जी मुझे मालूम है और मेरे इलाके के और आई नो के हुई है। फिर तारिक खान जो शहीद है शांगला से, उसमें जो अमीर मकाम है इसकी बॉडी रिलीज़ नहीं हो रही थी, अमीर मकाम ने इंटरवीन करके इनकी बॉडी रिलीज़ करवाई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम जब बता रहे हैं नाम के यार ये हो चुके हैं तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन तो हमने उसके लिए कहा कि यार पता करो कि ऐसे क्या हुआ है कि जब मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम तो ऐसे यहाँ पे एक वो गोलियां चलाएंगे और आप लोग वहाँ पे 5 मिनट भी नहीं रुक सकेंगे, और फिर हमने देखा एक्चुअली वहाँ पे गोली हुई है, लोगों को चोटें लगी हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने जिनके एक्सरे बता रहे हैं कि उनके वहाँ पे बॉडी के अंदर बुलेट आज भी पड़ी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं जो है, तो हम चाहते हैं कि आवाम के सामने आए कि ये क्या है। तो हुमायूं साहब, सॉरी मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपने कुछ नाम बताए हैं। अब इस वक्त जब आप बात कर रहे हैं 26 नवंबर को गुजरे काफ़ी अर्सा हो गया, तो अब आपके पास कोई नंबर्स तो होंगे कि इतने लोग ज़ख्मी हैं,
इतने लोगों की अमवात हो गई हैं इस 26 नवंबर के सारे मामले में? देखिए इस तरह है कि जो हमारा अंदाज़ा है वो तकरीबन बिटवीन 170 एंड 250 या 230 के दरमियान में है। उसमें यह है कि ये 13 ऐसे लोग हैं जिनकी कंफर्मेशन है, जिनके जनाजे पड़े गए, जिनके लवाहिकीन ने भी बताया कि उनकी इस तरीके से शहादत हुई है। किसी ने बाप ने कहा मेरे बेटे को यहाँ ऊपर से आके गोली लगी है, नीचे से नहीं ऊपर से आके गोली लगी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके अलावा हमारे लेट्स से कोई कहा गया था कि 4-5 हज़ार लोगों को पकड़ा हुआ है। जब हमने उन सब लोगों को कुरेदा है और पता चला क्योंकि उनको प्रोड्यूस किया गया है, तो उसमें अभी भी तकरीबन 150-160 ऐसे लोग हैं, दे आर स्टिल, उनका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ हैं। यानी 160 लोग लापता हैं इस वक्त तक, आज तक रफली इस तरीके से। और कोई अदालतों में उनका रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ किसी थाने में नहीं है, किसी जेल में नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक। देखिए जनरली स्पीकिंग बहुत सारी जगहों पे हमें नहीं पता चल रहा कि ये लोग कहाँ हैं। हम आज भी समझते हैं कि हो सकता है कि कहीं इनको रखा गया हो और जो मिसिंग पर्सन है जो कि प्रॉब्ली जिंदा हैं लेकिन किसी जगह पे रखा गया हो, उस तरीके से है। सो देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। अभी चूंकि हमें नाम का नहीं पता, हम वो बता नहीं सकते, और हमें इस बात का खदशा है कि शायद ये लोग उसकी वजह, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वो कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात करते हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस में ये था कि 26 नवंबर के बाद समझ नहीं आई थी कि पिम्स के अंदर और पॉलीक्लिनिक के अंदर इतनी सिक्योरिटी क्यों चली गई थी। मतलब अगर ये लोग कहते हैं, इन्होंने सेनेट में और नेशनल असेंबली में इन्होंने कहा है कि कोई जख्मी नहीं, तो अगर कोई जख्मी नहीं हुआ था, किसी को चोट नहीं लगी थी, तो फिर पूरे पिम्स को और पूरे पॉलीक्लिनिक को बंद क्यों कर दिया था, एक किस्म का सील क्यों कर दिया था। मुझे एक बात बताएं कि जो मतीउल्लाह जान है उसको और उनके साथ एक और साथी को पिम से क्यों उठा लिया गया था जब वो बता रहे थे कि यहाँ पे इस तरह हुआ है। मुझे ये वो बताएं कि अगर गोली नहीं चली थी, लोग जख्मी नहीं हुए थे, तो बीबीसी की जो रिपोर्ट है वो तो आज भी स्टैंड करी, उन्होंने तो अपनी माफ़ी नहीं मांगी। अल जजीरा ने आज भी अपनी वो चीज़ों की माफ़ी नहीं मांगी, वो तो सारे उसी तरह बता रहे। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के लिहाज से लगता है ऐसे है कि ये कोई बहुत बड़ा मसला हुआ था। और उसकी, यानी आप कह रहे हैं कि 26 नवंबर को बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसे हुकूमत ने छुपाया है। नहीं छुपाया है, नहीं छुपा रहे हैं, अभी भी उसी में लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ जी। अब अगर फर्ज करें मेरी और आपकी बातचीत एक पॉइंट पे होती है कि हम कमीशन बनाएं इसको, ठीक है, और कमीशन इसलिए कि मेरिट पे फैसला हो जाए। अगर हम गलत है हमें सजा मिल जाए और हम सॉरी भी कहेंगे, अगर हम गलत नहीं हैं तो जो गलत है उसको सॉरी मांगनी चाहिए और हमें हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं मांग रहे। अगर इसमें वो कमीशन नहीं बना सकते, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप कमीशन फौरन बना दो, हम उसके ऊपर इन प्रिंसिपल अगर ये एग्रीमेंट कर ले और 28 को मुलाकात करके TOR सेट करने के लिए कि उस कमीशन के TORs क्या होंगे, उनको कैसे सेट किया, तो चलो इंसान को समझ आती है कि यार चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात का जो दौर है वो भी ख़त्म नहीं हुआ। यानी अभी आप खुद कह रहे हैं कि 28 को इसके ऊपर हम दोबारा TORs डिस्कशन कर लें, क्योंकि बरिस्टर साहब का बयान आया था ना, गौहर साहब का, तो हमने तो उससे तासुर ये लिया कि शायद ये मुज़ाकरात वाला मामला तो अब ख़त्म कर दिया गया है। नहीं, ख़त्म हो गया है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि कमीशन नहीं बन सकता। जब गवर्नमेंट ने कहा कमीशन नहीं बन सकता तो फिर आगे मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए हम करें? वो कह रहे हैं कि आपको तो रिटर्न में हमने जवाब देना ना, यानी आपका मुतालबा है, आपको जवाब देना है, शायद वो अभी नहीं हुआ। जुबानी कलामी शायद बात ख़त्म हो गई। अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने भी बात की थी। आपको एक बात बता देता हूँ, इतने ये कोई छोटी मोटी खतो किताबत नहीं है, ये एक बड़ा सीरियस मसला है। इस सीरियस मसले में अगर आप बयानात ये दे रहे हैं कि इस तरह नहीं हो सकता, तो हम तो आपके देखिए हमने बयान दिया था और वर्बल कहा था कि हमारे 2 मुतालबात हैं, वही चीज़ हमने लिख कर दे दिया। अब आप बयान कर रहे हो कि हम ये चीज़ बनाकर नहीं दे सकते, तो फिर why do we need to even sit together? ठीक, तो हाँ, आप ये जरूर कह देते कि जी हम आपके साथ बिल्कुल बातचीत करने को तैयार हैं, हम कमीशन भी बनाने को तैयार हैं। इस कमीशन के लिए
तरीका हम सोच रहे हैं तो चलो हम वेट कर लेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जब आप कहेंगे कमीशन बनाता ही नहीं, हम बना ही नहीं सकते, तो फिर उसके बाद कोई बात करने का जवाब नहीं रहता। एग्जैक्टली जवाब नहीं रहता है। ये वाहिद वजह है कि देखिए इनका बेसिकली हुआ ये है, जो मेरी सोच है, मेरी सोच ये, इन्होंने इन राइटिंग क्यों मांगा है। नॉर्मली ये हो जाता है, नॉर्मली मेरी नज़र में ये होता है कि जब मैं और आप किसी एक बात पे डिस्प्यूट है, हम उस पर बातचीत शुरू कर लेंगे, उसमें मुझे आपको रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ बैठ के, अगर हम एग्री कर जाते हैं, बैठ के बात करेंगे और उन चीज़ों को हम नोट डाउन करते जाएंगे। आखिर में जो 5 पॉइंट या 10 पॉइंट पे हम एग्रीमेंट करेंगे, हम उसके ऊपर साइन कर लेंगे। दैट इज़ हाउ इट शुड बी डन। लेकिन जब आप मुझे कहते हैं कि नहीं मुझे इन राइटिंग दो, फिर हम जाएंगे पूछेंगे, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आपके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब आपके पास इख्तियारात नहीं है और आप एक इल्ची हैं या एक चपड़ासी हैं या एक क्या कह सकते हैं उसे, अर्दली हैं, तो फिर व्हाई शुड आई इवन टॉक टू यू इन द फर्स्ट प्लेस। अर्दली से याद आया कि अराकीन पार्लियामेंट नारे भी लगा रहे थे, अर्दली अर्दली अर्दली, ये क्या था, किसको मुखातिब किया जा रहा था इस तरह से? देखिए इस तरह वो आपकी सोच है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई कह दे बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आपको कोई कहे सिट, आप बैठ जाओ। आपको कोई कहे स्टैंड, आप खड़े हो जाओ। आपको कोई कहे गो, आप चले जाओ। आपको जब कोई बुलाए तो डिगी में डाल के बुलाए और डिगी में वापस डाल के लेकर जाए। कभी आपने किसी को देखा है ऐसे होते हुए? जिनको देखा है, अब आप आगे खुद सोच लें। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि पीटीआई वाले जिस तरफ देख रहे हैं उस सियासी एजेंडे पे बात नहीं करेंगे। आपका, मैं वैसे आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि आपका यकीन तो यही है कि हुकूमत से बात की जाए और आप इन्हीं से ये कह रहे हैं कमीशन, कहीं और तो बात नहीं हो रही किसी किस्म की? देखिए मुझे जो चीज़ें वो कहते हैं ना, जो एक किस्म की स्मोक है, वो बताती है कि कहीं ना कहीं गन फायर हुई है। ठीक है, अब उस लिहाज से अगर किसी जगह पे कोई बात हुई है, मेरी नज़र में ये है कि अगर ये इनको इशारा ना आता या इनको कहा ना जाता तो ये शायद बात ही ना करते। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो ही इसी वजह से रहेंगे, कहीं से इशारा आया, कहीं से कहा गया? मेरा अंदाज़ा ये, वरना इन लोगों की वो हैसियत ही नहीं है कि ये लोग कुछ कर सके। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो अता तारड़ साहब हैं, वो जब ये बिल की बात हो रही थी ना कि हम ये बिल लेकर आ रहे हैं और फलानी चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो पहली बार उस बिल को देख रहे हैं और वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको उसी वक्त दिया गया था और इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर उस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि इस बिल को किसी ने, या जो बिल ये पास करते हैं उसमें इनको पता भी है कि इसके अंदर क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा। तो यानी पार्लियामेंट वालों को नहीं पता, तो फिर किसको पता है सेनेटर साहब कहाँ से आया बिल? यही लोग तो बनाते हैं, यही लोग तो तरतीब देते हैं इसे। इनके अपने लोग कहते हैं कि जी ये हमें बिल इस तरह मौसूल हुआ था, हमें बिल वैसे मौसूल। मैं मिसाल दे देता हूँ, जिस वक्त 26वीं तरामीम के लिए बात हो रही थी, तो जो हम रात को 12 बजे तक इवन सेनेट में इंतज़ार कर रहे थे, उस दिन चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और नाइक साहब, जो फारूक एश नाइक साहब हैं, इन लोगों ने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस में, और इसाक डार साहब ने जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था उन्होंने अभी तक बिल का मसवदा देखा ही नहीं है। तो भाई अगर आपने देखा नहीं है तो आप उसके लिए पार्लियामान बुलवा क्यों रहे हो? आप पहले उसको देख लो, उसको इंट्रोड्यूस कर लो, उसके ऊपर डिस्कशन हो जाए। तो मुझे ऐसे लगता है कि इनके पास ऑनेस्टली इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस काबिल नहीं है। इनको जब अवाम ने ठुकरा दिया है तो इनके साथ तो यही हरकत होनी चाहिए। अब आप आखिरी कमेंट से मुझे मुख्तसर इसका जवाब दीजिएगा कि ये जो 28 जनवरी को स्पीकर ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शरीक होगी? मुझे नहीं लगता इसमें शरीक होगी। वो लोग बस जो पकोड़े शकोड़े ऑर्डर दिए आपस में बैठ के खा पी लेंगे, वो पार्टी कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें पीटी आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर हमारी मोहम्मद साहब, आपने हमें वक्त प्रोग्राम के लिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, ये मुज़ाकरात की बात हो या पीका तरमीमी एक्ट हो जिसके ऊपर पूरा शोर मचा हुआ है, सारी इस पे प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम के अगले हिस्से में सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अतर काज़मी में ज्वाइन करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब अतर काज़मी साहब मौजूद हैं। बात ये चल रही है मुज़ाकरात की। काज़मी साहब, इसे किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरी दानिश में तो ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त मुज़ाकरात की, हुकूमत को भी ज़रूरत है, लेकिन एक इतने दिन से ये तसलसल चल रहा हो और फिर एक दिन ऐलान किया जाए कि बस हम नहीं खेलते, नहीं होंगे मुज़ाकरात,
तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? इसमें बड़ा साहब दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि जो परसों जेल ट्रायल हो रहा था उसमें जेलम से भी कारकुन आए हुए थे, अटक से भी लोग आए हुए थे। ये सारे वो लोग हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात चल रहे हैं और खान साहब भी उस मुकदमे में नामजद हैं। तो वहां पे वर्कर्स के साथ उनकी बातचीत हो रही थी, तो उसी मौके के ऊपर उन्होंने वहां पे एक लीडर को कहा कि यार ये क्या हमारे वर्कर्स के साथ ये सलूक हो रहा है और दूसरी तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक ये फैक्टर था। फिर हामिद रजा साहब के घर के ऊपर, मदरसे के ऊपर जो छापा मारा गया, एक वो फैक्टर था। और उसके अलावा जो एक बड़ा फैक्टर मुझे नजर ये आता है कि इमरान खान साहब ये तासुर नहीं देना चाहते आलमी सतह पे कि जैसे इस मुल्क के अंदर इस वक्त एक सियासी प्रोसेस चल रहा है, हुकूमत के साथ हमारी एंगेजमेंट चल रही है, जमहूरी अमल हो रहा है, स्पीकर साहब भी उसमें इन्वॉल्व हैं। वो आलमी सतह पे ये तासुर देना चाहते हैं कि जो इस वक्त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और मुल्क के अंदर एक तरह से इस्तराब है सियासी तौर पे, और वो मेरे ख्याल में उसी को अचीव करने के लिए इन मुज़ाकरात को भी ख़त्म किया गया है। और अब 8 फरवरी तक उनकी ख्वाहिश ये है कि स्ट्रीट को गर्म किया जाए और थोड़ा सा एहतजाज जो है वो हल्का फुल्का शुरू किया जाए ताकि जो आलमी सतह पे आवाज़ें आ रही हैं उनमें तेज़ी आ सके। तो यानी काज़मी साहब आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त तो फिर मुज़ाकरात की वक़्त इसलिए ख़त्म होगी कि जब बानी पीटीआई समझते हैं कि कोई तासुर चला ही ना जाए कि मैं बात भी कर रहा हूँ, बातचीत चल भी रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब डी चौक का मसला हो या कोई भी अब आगे मसला हो, हुकूमत से कोई किसी किस्म की आपको बातचीत नज़र ही नहीं आएगी। देखिए, इसमें उड़ाई साहब दो सतह के ऊपर एंगेजमेंट हो रही है। एक आपको पता है कि पसे पर्दा राब्ते भी हैं, और जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे उसी कमेटी के अंदर बैठी हुई एक मौजूद शख्सियत ने बताया कि दोनों साइडें तभी रजामंद हुई जब कहीं और से भी गो अहेड मिला मुल्क के अंदर से ही। तो वो पसे पर्दा राब्ते तो हैं, वो तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन वो मुझे थोड़ी सी पॉलिसी में शिफ्ट नजर आ रही है तहरीक इंसाफ की, और ऑब्वियसली उसमें भी डिफरेंट आ रहा है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात के अमल को भी आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इमरान खान साहब और कुछ जो उनके दोस्त हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि इनको बस अब रोक दिया जाए और जो पसे पर्दा राब्ते हैं वही, अगर वहीं पे कोई एंगेजमेंट होती है तो वो हो। और दूसरा, अगर आप एक शिफ्ट देखें वड़ायत साहब के, खान साहब की जो ट्वीट्स हैं उसमें भी एक नया फैक्टर अब आपको नजर आ रहा है। उन्होंने बलोचिस्तान और मारंग बलोच का भी जिक्र किया, और उसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए उन्होंने अगेन जुनेद अकबर साहब का नाम दे दिया, शेख वकास अकरम का नाम हटा दिया। तो लगता ये है कि एक पॉलिसी शिफ्ट है खान साहब की तरफ से और वो मजीद कोई हार्ड लाइन लेना चाहते हैं। तो एक बात तो ये भी कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर जो लोग हैं अपोजिशन में, उन यानी कोई ज्वाइंट कोई शक्ल बन जाए ऐसी, और आपको लगता है कि एक तो आपने कहा कि भाई मुज़ाकरात जो सियासी हुकूमत के साथ हो रहे थे उसके ऊपर शायद खान साहब का मुझे लगता है कि शिफ्ट है, पसे पर्दा चीज़ें चलती रहेंगी एक बात, और दूसरी बात ये कि अपोजिशन की जो दीगर जमातें उनको साथ मिला लिया जाए। जी, मुझे तो यही लगता है कि खान साहब ऑपोजिशन के साथ भी इसीलिए वो अलायंस बना रहे हैं कि 8 फरवरी तक वो एक तरह से एक सियासी तहरीक को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि स्ट्रीट थोड़ी गर्म हो, मामला थोड़े वहां पे हुकूमत के लिए जो है परेशानी का बायस बने, और आलमी सतह के ऊपर भी ये तासुर जाए कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, और मुज़ाकराती अमल अगर होता रहेगा तो मेरे ख्याल में फिर वो शायद जो अचीव करना चाहते हैं खान साहब वो उस तरह अचीव ना कर सकें। तो इसी वजह से मुझे चीज़ें अब एहतजाज की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या आपने कहा कि हल्की फुल्की सरगर्मी, या इसे आप बड़ा एहतजाज को देख रहे हैं, यानी 8 फरवरी के मौके पे कोई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, और ख़ास तौर पे इन हालात में जब नवंबर में आप इसे समझें कि बुशरा बीबी और गंडापुर साहब को जाना पड़ा था, हुकूमत तो आपको देखा कि मुकम्मल तौर पर डटी हुई नज़र आई, उन्हें आगे से रद्दमल भी बड़ा सख्त दिया था। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि कुछ कामयाब हो पाएगी कोई सरगर्मी ऐसी सियासी? देखिए, उसमें बड़ाई साहब 2-3 चीजें हैं। एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क भर में कोई बड़ी सियासी एहतजाजी तहरीक उस तरीके से तहरीक इंसाफ चलाने में नाकाम रही, लेकिन एट द सेम टाइम जब भी वो कॉल देते हैं वो लोगों को भी निकाल लेते हैं। और जब आपने एक परसेप्शन बनानी हो, जब आपने एक आलमी सतह की खबर बनानी हो, तो उसमें हमारी हुकूमत खुद बड़ी माहिर है। अगर वो एहतजाज की कॉल देंगे तो ये 4 दिन पहले ही पूरे शहर बंद कर देंगे, तो वो खबर खुद ही आलमी सतह की बन जाएगी। तो मकसद तो यही है
के एक सुर्खियों में रहा जाए, इसको एक खबर बनाई जाए और ये जो एक मुल्क के अंदर सूरत हाल है वो ये तासुर कायम रहे कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क में एहतजाज हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि उस हद तक तो वो कामयाब हो जाएंगे। पहले भी हमने देखा जब वो आ रहे थे, इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया, लाहौर को सील कर दिया गया। अब क्या यहाँ पे कोई इतना बड़ा अवामी लश्कर आ जाएगा कि वो हुकूमत का तख्ता उलट देंगे? वो तो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, उससे तो मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। लेकिन एक साइजेबल एहतजाज जरूर हो जाएगा जो एक आलमी सतह की खबर बन जाएगी। तो काज़मी साहब, ये जो पसे पर्दा मुज़ाकरात, ये खैर लफ्ज़ ही ऐसा है कि इसमें बंदा उलझ जाता है। ये यानी आर्मी चीफ मुलाकात हुई, फिर रिपोर्ट ये हुआ, ख़ुद मैंने भी कोशिश की कि चेयरमैन पीटीआई जो बैरिस्टर गोहर है उनसे बात की जाए, तो जब उन्होंने सियासी बात करने की कोशिश की गई तो उन्हें मना किया गया और मैंने ये सवाल भी किया, उन्होंने खैर इसका जवाब नहीं दिया। तो आप ये समझते हैं कि कहीं पे अगर हम पसे पर्दा मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल अवाम तो बड़ी समझदार है, उन्हें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, और आपको लग रहा है कि वाकई वहाँ से कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं या कोई ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं जो ये बात कर रहे हैं और आगे से भी उतनी ही आमादगी है इस पर? वड़ाई साहब, अगर ये देखें ना कि एक रात में अली अमीन पैदल कोई 12-14 जिले फिर सकते हैं, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो बातचीत तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, एंगेजमेंट तो हो रही है। पहले तो देखे ना, कहा जाता था कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक 9 मई वाले मामलात आगे नहीं बढ़ते, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब एंगेजमेंट हो रही है और तहरीक इंसाफ के जो सीनियर जराए हैं वो भी इस चीज को कंफर्म करते हैं कि एंगेजमेंट हो रही है और हुकूमती सतह पे भी इस चीज का इदराक है कि एंगेजमेंट हो रही है। अब वो क्या उसके नतीजे में कोई सेटलमेंट हो जाएगी, क्या तहरीक इंसाफ के लिए कोई ज्यादा स्पेस बन जाएगी? फिलहाल मुझे नहीं लगता कि चीजें उस नहज पे पहुंची हैं, कोई ब्रेक थ्रू हो गया और हुकूमत को कोई परेशान होने की जरूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम जो अमेरिका में तब्दीली आई, आलमी सतह पे जिस किस्म की आवाजें आ रही हैं, उनको प्रीएम्प्ट करके कुछ एंगेजमेंट की जा रही है ताकि मामलात को थोड़ा या माहौल को थोड़ा बेहतर किया जा सके। तो आज आपकी वजह से हमें कई खबरें भी मिल रही हैं, यानी आप ये बताइएगा कि अमेरिका की तरफ तो देखा जा रहा है, कुछ लोग वहाँ से ट्वीट भी कर देते हैं, एक्स पे कोई ना कोई बयान भी आ जाता है सामने, तो आप क्या समझ रहे हैं, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐसा लाया अमल है जिसके नतीजे में कोई इससे भी ऊपर की चीज़ हम देख रहे हैं कि सामने आएगी? कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा किया जा रहा है? देखिए, सबसे ऊपर की चीज तो हमने मोहसिन नकवी साहब को देखा है और माशाल्लाह वो जिस से मिलके आए उसके बाद उस बंदे ने बड़ी जो है ना जिम्मेदारी से ट्वीट की है कि फ्री इमरान खान। ये क्या वजह है वैसे? तो मोहसिन नकवी साहब जिससे मिले उसी ने कर दिया फ्री इमरान खान, यानी हो सकता है कि नकवी साहब कायल नहीं कर सके शायद उन्हें। मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब ने उनसे क्या बात की। ऑब्वियसली देखें, अब जो ये सफारतकारी है ये एक बड़ा पेचीदा सा काम होता है। ये इसमें जो आपके तजर्बाकार सफारतकार होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। अगर आप बिलावल साहब को ही देख लें, वो शहीद बीबी के बेटे हैं, वो उनकी जमात समझती है इन सारी चीज़ों को। और यही वजह है कि ऑल्दो के बिलावल के हवाले से यहाँ पे खबरें तो आई कि उनको वहाँ से इन्विटेशन आई है, लेकिन उन्होंने कोई वीडियो वहां से जारी नहीं की, इसलिए कि कोई भी जिसे आप कह सकते हैं कि बड़ा नाम या फिर जो अगली आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन में अहमियत रखेगा उससे उनकी उस तरह मुलाकात नहीं हो सकी, तो उन्होंने कोई उस तरह चीज शेयर नहीं की। मोहसिन नकवी साहब बहुत सारी चीजें शेयर करते रहे और मुख्तलिफ मीटिंग्स को भी वो अटेंड करते रहे, लेकिन उसका कोई नतीजा हमें उस तरह निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे ये लगता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पे जिन्होंने जिस चीज के ऊपर वोट दिया है और ट्रंप की जिस तरह हिमायत की है, तो कुछ ना कुछ तो वहां से आएगा और उसी का आप एक तरह से वो जिसे कह सकते हैं कि उसी का रद्द-ए-अमल देख रहे हैं, उस सारी लॉबिंग का, मुलाकातों का, मसलसल बातचीत का, कि इतने ज्यादा कांग्रेसमैन और वुमेन जो हैं वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं, करारदाद भी आई। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आएगा, क्या वो बड़ा होगा या छोटा होगा, फिलहाल ये कहना तो काज़मी साहब ये तो बड़ी सादगी है आपकी। वैसे आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रंप को जो वोट गए हैं पाकिस्तानियों के, उसके नतीजे में ये सारी सरगर्मी वहाँ से निकल के हमारे सामने आ रही है, यानी आप इसको लॉबिंग और उस तरह से कुछ नहीं समझते? या देखिए वड़ाई साहब, मेरी सारी उम्र यूरोप में गुजरी और मैंने पार्लियामेंट को, यूरोपियन पार्लियामेंट को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, ये सारी चीजें बड़े करीब से कवर की हैं। लॉबिंग जो है ना, जो अगर पैसों से और लॉबिंग से सब कुछ होता है ना, तो रियासत पाकिस्तान के वसाइल बहुत ज्यादा हैं
वो एक शख्स से तो ज्यादा है। यही चीज तो हुकूमत समझ नहीं पा रही। आप मगरिब में लॉबिंग करके एक दो दफा डिनर करवा देंगे, लोगों को खुश बता देंगे, लेकिन जब कोई बंदा पॉलिटिकली मोटिवेट होता है, जब वो खुद कायल हो जाता है, तो वो जिधर भी अपने नुमाइंदे को मिलेगा वो उसको कहेगा यार तुम ये बात करो, वो बार बार उनसे राब्ता भी करेगा। और मगरिब में आप नोट से वोट को शिकस्त नहीं दे सकते, ये जो एक समझने की चीज है। इसमें सिर्फ खाली नोट की बात नहीं है, फंडिंग तो होती है, ट्रंप की भी पाकिस्तानियों ने फंडिंग की होगी, लेकिन एक वोट का बहुत बड़ा चंक उनको पड़ा है। और यही चीज जो है ना, जो मेरे ख्याल में हुक्मरान समझ नहीं रहे। चाहे बर्तानिया में कोई मेंबर पार्लियामेंट खड़ा होता है और जब वो पार्लियामेंट में बात करता है तो यहाँ पे कहा जाता है कि लॉबिंग नहीं, आप उसका हल्का तो देखें कि जनाब उस हल्के में 35,000 वोट पाकिस्तानियों के, जो मेरा लंदन का हल्का है वहां पे तकरीबन 40,000 के करीब पाकिस्तानियों का वोट है। और मेरी खुद मेंबर पार्लियामेंट से बात हुई, उसने कहा कि आज तक हमें जिंदगी में कभी इतनी ईमेल्स नहीं आई। वहां पे कौन सा पटवारी से काम पड़ता है या तहसीलदार से काम पड़ता है। उसने कहा हम तो हैरान रह के कितने पाकिस्तानी हमें आके मिले, और फिर उसने भी पार्लियामेंट में वो मामला उठाया। तो ये मामला ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरीके से एंगेजमेंट कर रहे हैं, उसको अब लॉबिंग के जरिए जो है वो शिकस्त नहीं दे सकते, और शायद ये चीज हुकूमत को समझ नहीं आ रही। ठीक है, और ये जो पीका एक्ट आया तरमीमी, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? बड़ी बुरी नजर से देखता हूँ जी, उसी नजर से जिस तरह आप और मेरे दीगर सारे सहाफी भाई देखते हैं। पर इशू ये है कि माजी में इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि सहाफियों की आवाज दबा दी जाए, और उस वक्त जो है वो नून लीग के हमारे दोस्त, पीपल्स पार्टी के दोस्त मुखालफत करते थे। आजकल पीटीआई वाले आजादी राय के चैंपियन बने हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी ये काला कानून है। वैसे दुनिया में जिधर भी हुकूमत हो, जिसकी भी हुकूमत हो, उसकी कोशिश ये होती है कि मामलात को और इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल किया जाए। मेरे ख्याल में ये जो एक्ट लाया जा रहा है बड़ा बदकिस्मत है। बुनियादी मकसद तो यही है कि आपने इसमें क्रिमिनल फौजदारी दफात डाल दी ताकि लोगों पे एफआईआर हों, लोगों को गिरफ्तार किया जाए, छापे मारे जाएं और लोगों को डराया जाए। मेरे ख्याल में इसकी सबको मुखालफत करनी चाहिए और हुकूमत को खुद भी नजरसानी करनी चाहिए कि क्या ये मामला दुरुस्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काज़मी साहब, आपने बड़ी डील से इस पे बात की है। ये जो एक्ट है, बहरहाल इसके ऊपर बहस तो हो रही है और हमने भी बात भी की है। ये शायद सोशल मीडिया पे एक हद से ज़्यादा हुकूमत का तो मौक़िफ़ है कि जी आज़ादी जो है ये माशरे के लिए नुकसानदेह है, लेकिन ये सच्ची बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब खुद अपोजिशन में थी तो इमरान खान साहब के इसी तरह के जो इक़दाम थे उनकी मज़म्मत करती थी, उनके आगे खड़ी होती थी। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उसी रविश पर चल पड़े हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान फ़रूख खुदा दीजिए लाने के बाद।